हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप हुडा और इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस के पेपर नंबर 1 के बारे में। पेपर 1 की कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है हमारा। इसमें हम बात करेंगे इस पेपर किस तरीके का आपको आने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, कितने क्वेश्चंस आएंगे और सिलेबस क्या है, किस तरीके से की जो है वेटेज है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। ए टू जेड इंट्रोडक्शन पार्ट आपका होगा ये, में हम कंप्लीट डिटेल बात। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है सी ए संदीप हुडा और जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं तो उनको सब्सक्राइब करना और अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। और अगर आप जूम लाइव क्लासेस डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फेस टू फेस लुधियाना पंजाब में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके फेस टू फेस और लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। और आपके हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स होंगे और सपोर्ट सिस्टम भी होगा, प्लस आपको डाउट सेशंस भी लगेंगे, जूम लाइव डाउट सेशन लगेंगे जिसमें आपके जो डाउट्स हैं चैप्टर वाइज और आपको 1 to 1 गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। और साथ साथ एमसीक्यू के जो सब्जेक्ट हैं उसके चैप्टर वाइज आपको मल्टीपल एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे टाइम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के प्लानिंग के साथ। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं पेपर नंबर 1। जैसे कि आपको बताया हमारा जो पहला पेपर है फाउंडेशन का, अगर हम बात करें अब उसका नाम हो गया है क्या, अकाउंटिंग। पहले प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग हुआ करता था, उसका नाम हो गया है अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पहले भी हुआ करता था, अब भी 100 मार्क्स का ही है। ठीक है जी, पहले भी हमारा 100 मार्क्स का हुआ करता था, अब भी 100 मार्क्स का ही है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है, टाइमिंग। पेपर हमारा 1 जो है वो 100 मार्क्स का है। नंबर 2 टाइम, कितने टाइम का पेपर होगा आपका, 3 घंटे का होगा। ठीक है जी, और इसके साथ आपको रीडिंग टाइम भी आपको पेपर में मिलता है, वो है 15 मिनट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम का टाइम हमारा होता है नॉर्मली 2 से 5, तो आपको 1:45 से लेकर 2 PM तक आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिया जाएगा। आप टिक वगैरह नहीं लगा सकते, लिखो पेन पेंसिल नहीं चला सकते, आप क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा। ठीक है, देखा जाए तो वो 15 मिनट बहुत ही किफ़ायती होते हैं। उसमें आप प्लान कर सकते हो कि भाई कौन सा क्वेश्चन हमारे को कब करना है, पहला शुरुआत किसके साथ करनी है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है। एक्चुअली में बच्चों के मन में गलतफहमी ये रहती है कि हमारे को सीक्वेंस में करना है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, सीक्वेंस में कर दोगे तो ठीक है, नहीं दो नहीं करोगे ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके मार्क्स कट जाएंगे या गलत मार्क्स लगेंगे, ठीक है, कम मार्क्स लगेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आप देखो ना, सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन तो सही किया है, सीक्वेंस आपने मान लीजिए पहले तीसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर पांचवा कर दिया, फिर पहला कर दिया, फिर छठा कर दिया। ठीक है, नंबर तो आपने लिखे ही है ना, उसको प्रॉपरली आप हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखोगे ना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए और उसका कुछ इंट्रोडक्शन, जो जो भी नाम है, मान लीजिए रमेश, सुरेश, जो भी एक्स वाई जेड लिमिटेड है, तो उसका आप लिख देते हो इंट्रोडक्शन के, है ना। तो वो चीज़ आ जाती है नंबर 1। फिर उसके बाद आपका जो पेपर है, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिला, उससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि आपने प्लान कर लिया, सीक्वेंस का कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, साफ सुथरे तरीके से हैंड राइटिंग जितनी मैक्सिमम अच्छी हो सकती है, प्रेजेंटेशन जितनी है वैसे हमें करना है। ठीक, उसके बाद 3 घंटे हमारा रिटर्न होता है, सारा का सारा पेपर ये
क्या है पेपर पैटर्न आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला। ठीक है जी, डिस्क्रिप्टिव होने वाला। अब इसमें आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से है। आपको पहला क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी होने वाला। ठीक है, अब उसमें वो किस तरीके से होगा, आपको पहले फर्स्ट पार्ट जो होगा, आप ए पार्ट कह लीजिए, ए पार्ट जो होगा उसमें आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो कितने नंबर का हो गया, 12 नंबर। ठीक है जी, 12 नंबर का। फिर आपको एक बी पार्ट आ जाएगा, ये आपको मान के चलिए ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके लिए थ्योरी पोर्शन रहने वाला। ठीक है जी, ये आपके लिए थ्योरी पोर्शन रहने वाला। और ये इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन होता है, ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, देन आपका बी पार्ट 4 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये थ्योरी भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का, ये प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये हो गया 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन जो कंपल्सरी है। ठीक, 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कंपल्सरी हो। अब बाकी बचा हमारा कितने नंबर का, 80 मार्क्स का। अब आपको कुल मिला के अगर मैं सेकेंडरी बात करूं, 20-20 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। 5 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको 5 में से, करेक्ट। अब क्या हर क्वेश्चन 20 नंबर का फुल फ्लेज इंडिविजुअल क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, बिल्कुल नहीं, कतई। अब आपको जो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 पार्ट आ गए, ए बी सी। कोई 10 नंबर का आ गया, मान लीजिए ये 5-5 के 2 आ गए, है ना। हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए किसी में, 10-10 नंबर के 2 आ जाए। हो सकता है एक इकलौता क्वेश्चन 20 नंबर का आ जाए, जैसे कि अभी आप सिलेबस देखोगे, है ना, जिसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे सिंगल एंट्री नया चैप्टर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, वो एक लौता चैप्टर जबरदस्त, जो बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल पर भी वो 10 नंबर के लिए एक्चुअली में 10 से हमेशा ज़्यादा ही आता था, 15 का 20 का मेजोरिटी आप देखोगे ना, तो इतने मार्क्स का ही आता था। तो मतलब वो हैसियत रखता है सिंगल एंट्री जैसा चैप्टर 15 से 20 नंबर के आने की। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरीके से बाइफर्केशन हो। ठीक है, तो अब कई बारी बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर अब मान लीजिए मेरे को पांचों के पांचों क्वेश्चन आते हैं, करने हैं बीच में। ठीक है, अब बीच में से मान लीजिए कोई यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, पर 5 नंबर वाला मेरे को सर आता नहीं है। अगला एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक 6 का है, एक 4 का है। ठीक है, और मेरे को 10
और 4 नंबर वाला या 6 नंबर वाला आता है। मेरे पास टाइम है, मैं चाहता हूँ कि दोनों ही कर दूँ, ठीक है। और मार्क्स कौन से वाले को मिलेंगे? मार्क्स बच्चों जिस जिस पोजीशन में आपके मैक्सिमम मार्क्स हों, मान लीजिए इसमें से आपके 12 नंबर बन रहे हैं, इसमें से आपके 13 नंबर बन रहे हैं, तो आपके 13 मार्क्स जो है वो कंसीडर होंगे, ये वाले काट दिए जाएंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, किस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन आपको करने हैं। अब आपको लिखना कैसे होता है पेपर एक्चुअली में। देखिए +2 तक आपको छोटी छोटी बारीकियों में वैसे एक्चुअली में बहुत कुछ बताया जाता है स्कूल में, ठीक है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है, क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, फिर भी मैं, ठीक है, बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक सिंगल एंट्री का ही मान लेते हैं, फाइनल अकाउंट का या सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, फाइनल अकाउंट या तो सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन आ, ठीक। इसमें जितने नंबर का भी क्वेश्चन आया, 10 का, 15 का, 20 का, तो आपको पूछा क्या है, यहाँ पर आपसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को पूछा हुआ है, पी एंड एल अकाउंट बनाने को पूछा हुआ है, बैलेंस शीट पूछी है आपसे, ये 3 चीज़ें पूछी हैं। अब आपको वो बाकी कह रहे हैं कि भाई वर्किंग नोट जो है वो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे नंबर पे ये बोला हुआ है कि वर्किंग नोट जो है वो पार्ट ऑफ द, ठीक है, तो कैलकुलेशंस एंड वर्किंग नोट्स आर पार्ट ऑफ द, तो इसका मतलब है वो भी आपको दिखानी है कंपलसरी बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले नंबर पे आपको सम, मान लीजिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कुछ आपको चीज़ कैलकुलेशन के थ्रू निकालनी पड़ेगी, तो आप पहले ही वर्किंग नोट बताने के बाद बैठ जाइए, इस ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, फिर पी एंड एल का फॉर्मेट बनाइए, फिर बैलेंस शीट की जगह फॉर्मेट बनाइए, स्पेस छोड़ दीजिए, देन फिर आप अपने वर्किंग नोट बनाने शुरू करो। जैसे अगर आपने सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर जो मैंने बोला आपको, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पर आपको वर्किंग नोट बनाने हैं। मान लीजिए आपको 3 वर्किंग नोट बनाने पड़ रहे हैं। पहला मान लीजिए आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ रहा है, डेटर अकाउंट से आपको क्या मिल रही है, सेल मिल रही है, ठीक है, डेटर अकाउंट से सेल मिल रही है। एक आपको बनाना पड़ गया क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट से आपको क्या मिल रही है, परचेज, ठीक है। तीसरा आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ गया, इससे आपको क्या मिल रहा है, आपको क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपके बैलेंस शीट के लिए चाहिए, वो आपको मिल गया। तो जहाँ जहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, जैसे कि ये हमने इसी सीक्वेंस में इसी फ्लो में ही चलना है, इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, है ना। इसी फ्लो में हम चलते गए, देन फिर हमने डेटर से अकाउंट से सेल आई, मान लीजिए क्रेडिट सेल आई, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में वहाँ पे लिखते हो बाय सेल, ठीक है, वहाँ पे लिखते हो बाय सेल, इसके ब्रैकेट में लिखो आप -1 लिख दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिए, जरूर लिखिए, रेफरेंस जरूर दीजिए, मतलब एड्रेस जरूर कीजिए, ठीक है, कि भाई ये सेल कहाँ से आई, तो आप सीधा ही सेल लिख दोगे और डेटर अकाउंट को अनाथ छोड़ दिया आपने, वहाँ पर आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करी कि भाई डेटर अकाउंट ना कि आपने सेल निकाली है, आपने, आप अपने लिए थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो, सामने वाले को दिखाना है, आप सामने वाले को दिखाना है कि भाई बढ़िया तरीके से मैंने कुछ सीधा ही कहीं से कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करा, नकल वगैरह नहीं मारी, सीधा ही, है ना, मेरे को क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किया, तो आप
का एड्रेस लिखिए ना, चेक करने वाले को हाँ पता लग जाएगा कि सेल वर्किंग नोट नंबर 1 से आएगी। वर्किंग नोट कहाँ है, ये जी ये लीजिए यहाँ पर। तो उसको पता लग गया कि भाई डेटर अकाउंट से ही सेल आई है, और डेटर अकाउंट कहाँ है, यहाँ पर है। देन आप एलिजिबल हो जाओगे फुल बटा फुल नंबर। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 10 भी आ सकते हैं आपके पूरे, 20 के क्वेश्चन में 20 भी आएंगे अगर सिस्टमेटिकली क्वेश्चन पेपर करते हो तो, ठीक है ना। इसलिए में क्यों बोलते हैं कि भाई मेजोरिटी मोस्टली +2 वाला बच्चा ये कहता है कि भाई मुझे आता है अकाउंट्स, तो पहले ही आता होता है, और फिर भी सबके 70 80 90 मार्क्स की रेंज में क्यों नहीं आते। मेजोरिटी बच्चा 45 to 55 की रेंज में ही होता है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिनका फाउंडेशन लेवल क्लियर नहीं होता है ना। मतलब वो अकाउंट्स में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो सोचता है अकाउंट से तो मैंने पहले किया ही हुआ है, ये चैप्टर मैंने फाइनल अकाउंट +1 में किया ही हुए हैं, है ना, ये +2 में किया हुआ है जी, एनपीओ किया हुआ है, शेयर कैपिटल। बट बहुत सारी बारीकी चीज़ें होती हैं जो नहीं करी, बारीकियों के साथ थोड़ी ना किया होता है, चीज़ सोची होती है कि सीए लेवल को, वो आप वहाँ पर +2 का लेवल कुछ और है, इधर सीए का लेवल कुछ और है, ठीक। तो ये हो गया इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, पेपर का पैटर्न हो गया सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का आएगा, ये सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है आप, ठीक है। अब इसमें 100 मार्क्स के पेपर में देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या लिखी हुई है कि भाई फाउंडेशन लेवल पर आपको अकाउंट सिखा के इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स and principles of accounting and apply the same in preparing the financial statement and simple problem solve, है ना। आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते, ठीक है जी, अकाउंट्स के सब्जेक्ट के थ्रू। और इंटरमीडिएट लेवल पर जाओगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि वही वो आपको साथ साथ बहुत और कुछ चाहते, फाइनल में बिल्कुल एडवांस लेवल पर हो जाता। यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके चलती इंस्टीट्यूट, उनको भी पता है कि भाई ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी बेचारे +2 पास करके तो आए हैं, इनसे बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं रखना है, ठीक। तो चलिए पहला हमारा चैप्टर हो जाएगा बच्चों थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, ये हमारा आ जाएगा जी पहले कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग आप कह सकते हो, है ना, अकाउंट्स की बेसिक थ्योरी आ जाएगी। ये अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। देन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आ जाएगा, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम और रिसीट, ठीक है। उसके बाद कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसी आ जाएगा, ठीक है, मेजरमेंट डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में आ जाएगा। देन एएस के बारे में जस्ट आपको एक टेबल दिया होगा जिसमें सिर्फ आपको एएस के नाम बताए हुए हों, अदरवाइज एएस सारे के सारे एएस आपको AS1 टू लेकर 29 तक सारे एएस आपको सीए इंटरमीडिएट लेवल पर पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग में कवर होंगे। तो इसलिए फाउंडेशन लेवल पर अकाउंटिंग का कोई लेना देना जीरो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। तो पहला थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कितने नंबर का आने वाला है आपको, 5 से 10 नंबर का। अगला आपको 30 से 35% मतलब 30 से 35 नंबर का पेपर सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से कवर होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये सारी जो +1 में अपने बुक कीपिंग पढ़ी, वाउचर, जर्नल, लेजर, ट्रायल, ठीक है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ये सबसे पहले नंबर पे आपका हो गया। देन आपका ये ट्रायल बैलेंस, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये मान के चलिए चाहे इससे पुराने वाला सिलेबस था, ठीक है, अब इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 5 से 10 नंबर का, ठीक है जी, 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम, क्लियर। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है
BRS, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। इसका भी सेम 5 से 10 नंबर का आपको इस चैप्टर में से भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। इन्वेंट्री, इसमें से छोटा क्वेश्चन आता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप मान सकते हैं कि ये 6 चैप्टर बोले गए हैं, इसमें से जो लॉन्ग चैप्टर के लिए एलिजिबल है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन और आपका इसी में ही था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और BRS। ठीक है, इन 4 चैप्टर में से मान के चलिए, जैसे कुल मिला के हमारे को बोला गया कितने का पेपर आएगा, 30 से 35। अब 30 नंबर लगा के चलिए, है ना, लोअर साइड पकड़ के चलते हैं। तो इसके बाद क्या बचा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और बुक कीपिंग, मान के चलिए आपको 30 से 35 नंबर का आएगा। अब 2 क्वेश्चन इसमें से आपको लॉन्ग आ सकते हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, मेजोरिटी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज के आने के चांसेस होते हैं 10 नंबर के, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के होते हैं 10-10 नंबर के आने के। ठीक है, और बाकी ये जो हैं इनमें से सॉरी, डेप्रिसिएशन, BRS, इन्वेंट्री और अपना बेसिक सबके जो बुक कीपिंग में से 2 क्वेश्चन आपको छोटे आ जाएंगे 4 में से। ठीक है, तो मेजोरिटी चांस जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन होते हैं। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन आए, सिर्फ 3, तो मेजोरिटी चांस होगा BRS का भी 10 नंबर का आने की एलिजिबिलिटी बनती है। अब आइए जी 20 से 25 नंबर में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्चुअली में चैप्टर हैं जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए ये बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं। फाइनल अकाउंट आ जाएगा, NPO आ जाएगा, और सिंगल एंट्री। ठीक है, 20 से 25 नंबर का मतलब फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, NPO। देखा जाए ये तीनों चैप्टर फाइनल अकाउंट ही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है ना। ये जो फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री है, ये दोनों के दोनों प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और तीसरे वाला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर बेसिक्स जो है वो देखा जाए, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों के, तीनों के सेम ही है। फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री तो है ही सेम है ना, समझ लीजिए। फाइनल अकाउंट जो है वो बेस है, और एडवांस लेवल सिंगल एंट्री है। ये इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली में बहुत बढ़िया किया। बेशक डिफिकल्ट चैप्टर जरूर है, सिंगल एंट्री एक्चुअली बहुत एडवांस लेवल का चैप्टर है, लेकिन एडवांस लेवल का इन द सेंस ऐसे है कि इस चैप्टर में से जिस मर्जी लेवल तक इंस्टीट्यूट लेकर जाना चाहे, डिफिकल्टी लेवल लेके जा सकती है, जितना मर्जी डिफिकल्टी लेवल लेकर जाना चाहती है तो लेके जा सकती है, क्योंकि एंडलेस चैप्टर है। कुछ चैप्टर होते हैं, मैं डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट में भी है, फाइनल में भी होते हैं, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जो तब जितना मर्जी डिफिकल्ट डालने की संभावनाएं हो जाती हैं, आप प्रिपरेशन जितनी मर्जी कर। ठीक है, उसके बाद NPO, ये अपने प्लस 2 में भी किया हुआ, ये मॉडरेट सा लेवल का है, बट ये बहुत एक्चुअली में फाउंडेशन में आपको सिंगल एंट्री डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आपको सजेस्ट करूंगा ये सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत लेंथी कर दी है इंस्टीट्यूट ने, बहुत सिलेबस इंक्रीज हो गया है पार्टनरशिप का। पहले क्या होता था, जो अपने बेसिक पार्टनरशिप करी, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, गुडविल हो गया, ठीक है, देन आपकी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ तक सीमित होती थी। अब इसके साथ साथ डिसोल्यूशन भी, डिसोल्यूशन में खाली डिसोल्यूशन नहीं, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है जी, डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सिर्फ 15 से 20 नंबर का, पहले से पहले भी 10 से 15 नंबर का आया करता था, अब 15 से 20 कर दिया।
ठीक है, पहले मेजोरिटी एक क्वेश्चन छोटा आ जाता था, एक 10 नंबर का आ जाता था। ठीक है, 15 नंबर का मेजोरिटी आया करता था, अब 15 से 20 कर दिया। कंपनी अकाउंट 15 से 25, इसका भी सिलेबस बड़ा है काफ़ी, क्योंकि पहले भी 15 से 25 नंबर के बीच बीच में आया करता था। वो कैसे? एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर, 15 नंबर या 20 नंबर तक का शेयर कैपिटल का आया करता था। शेयर कैपिटल का, जिसमें आपको जर्नल एंट्री, कैश बुक, बैलेंस शीट बनाने को भी बोला करते थे। ठीक, पर अब इसके साथ साथ पहले एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कैपिटल का, और फिर अगले क्वेश्चन जो होते थे वो एक क्वेश्चन डिबेंचर का आया करता था छोटा। तो यहाँ पर अब बहुत कुछ और ऐड कर दिया गया है। पहला शेयर कैपिटल हो गया, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया, डिबेंचर आ गया, ओन डिबेंचर और सिंकिंग फंड को छोड़कर, ओन डिबेंचर और सिंकिंग डिबेंचर को, सिंकिंग मेथड को छोड़कर, ओन डिबेंचर और सिंकिंग फंड मेथड, इन दोनों को छोड़कर बाकी है। उसके बाद बोनस एंड राइट इशू, ये भी नया आया है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी नया आया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट में, आप मान के चलिए जैसे मैंने आपको बोला 15 से 25 नंबर का बताया गया है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म्ड शेयर कैपिटल का आपको देखने को मिलेगा। अब आपको, ठीक है, जैसे 15 से 25 नंबर का बोला गया, तो एक क्वेश्चन आपको छोटा, ये इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन, डिवेंचर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपको, या ऐसा हो सकता है बोनस और डिवेंचर में से एक क्वेश्चन, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें से आपको एक शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी बन सकता है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट तक भी बनाने को भी बोली जा सकती है, पूछी जा सकती है। ठीक है, इसलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का जो पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, 5 का, 10 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। ठीक है, तो अब स्कोप जो है वो कंपनी अकाउंट का फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। पहले तो क्या होता था, फिक्स होता था, 100% फिक्स होता था, एक क्वेश्चन लॉन्ग आपको शेयर कैपिटल का ही आएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा ही आएगा शेयर कैपिटल का, एक शॉर्ट क्वेश्चन डिबेंचर का। अब रेफरेंशियल के आने से, ठीक है, डिबेंचर में कुछ एडिशन होने से वो बढ़ गया और ज़्यादा ना, बोनस शेयर आने से। ठीक, तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन थी, बेसिक्स के बारे में जानकारी, मैंने आपको A to Z चीज़ें बताई, पेपर से लेकर, बैठने से लेकर सिलेबस तक, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, जेड सब कुछ। ठीक है जी, और ये आपका एक बेसिक डेवलप हो गया, आपको आइडिया हो गया कि हमारा एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, तैयारी हमें किस तरीके से करनी। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे CA फाउंडेशन की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, रिव्यूज़ के साथ, डाउट सेशन के, और टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। थैंक यू।